सीरीज की शुरुआत एक ओल्ड मैन से होती है जो कहता है कि उसने सिर्फ एक कुत्ते जैसी लाइफ ही जी है। वो कहता है कि अब वो 60 साल का हो चुका है और उनमें से 42 साल उसने अंडरवर्ल्ड में सड़ते हुए गुजारे हैं। और यहाँ होंगजो में, जो एक पैराडाइज ऑन अर्थ है, उसके पास एम्परर जैसी लाइफ जीने का चांस डेफिनेटली था। अगर बस वो उस दिन फिक्सर्स ऑफिस नहीं गया होता, और अगर वो कभी जेल नहीं गया होता, और अगर उसने अपना लेग कभी लूज नहीं किया होता। उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जहां एक आदमी कहता है कि अगर वो ऐसे ही जिएगा तो उसे जल्दी ही कोई स्टैब करके मार देगा, और कि एक लंबी और शांत लाइफ जीना ही बेस्ट है। फिर उसे वही आदमी याद आता है जो खून में भीगा हुआ था और उसे भाग जाने के लिए कह रहा था जब वो खुद जगह संभालने वाला था। ओल्ड मैन एक सिप लेता है और कहता है कि उसका भाई वैंगचिल ही था जो लंबी और शांत लाइफ जीना चाहता था, और सोचता है कि ऐसे आदमी को बचाने के चक्कर में उसे जाकर मरना क्यों पड़ा। वो अपना बैलेंस लूज करने लगता है और पैग लेग आगे रखने से पहले ही गिर जाता है। फिर सिर्फ आसमान की तरफ देखते हुए स्टेयर करता रहता है। वो कहता है कि ऐसे जीते जीते उसे रियलाइज हुआ है कि लंबी और शांत लाइफ उसकी स्टाइल ही नहीं है। उसका बॉडी ऑलरेडी बहुत ज्यादा रोटन हो चुका है और उसकी पास्ट लाइफ रिग्रेट से भरी हुई थी। वो अब इस सब से थक गया है। एक कंट्री बम्पकिन गैंगस्टर जैसे आदमी का एंड भी ऐसा ही होना चाहिए, और आज मरने के लिए एक अच्छा दिन है। वो अपनी आंखें बंद करता है, अपने फेट को एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि वो मरने नहीं जा रहा। वो लंबी और शांत लाइफ जीने जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो आंखें खोलता है, उसे किसी की चिल्लाहट सुनाई देती है जो उसे लेजी कह रहा होता है, और पूछता है कि पहले दिन से ही ऑफिस में नैप करने की हिम्मत कैसे हुई। वो आदमी उसके सिर के पीछे ब्रूम से मार देता है और पूछता है कि क्या अब वो अपने आप को सुधारेगा, क्योंकि बिग बॉस जल्दी आने वाले हैं तो उसे जल्दी सफाई करनी है। वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि वो कहाँ है। उसे याद आता है कि उसने माउंटेन पर आंखें बंद की थी, और फिर जैसे ही वो नीचे देखता है, उसका लेग बिल्कुल नॉर्मल होता है। वो कहता है कम टू थिंक ऑफ इट, और सामने वाले आदमी को पहचानता है। दूसरा बंदा उससे कहता है कि उसकी तरफ देखो, बस ऐसे ही डेस्ड खड़े रहने से काम नहीं चलेगा। पूछता है क्या वो ब्रूम का दूसरा टेस्ट लेना चाहता है। वो बंदा उसे जो प्योंगडू के नाम से पहचानता है, लेकिन वो शॉक में है कि वो इतना यंग क्यों लग रहा है। फिर वो खुद को मिरर में देखता है और रियलाइज करता है कि ये बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे जब वो पहली बार मिले थे। फिर उसे पता चलता है कि वो खुद भी यंग लग रहा है। वो अपने गाल पिंच करता है, पूछता है क्या ये सच में हो रहा है, और देखता है कि स्किन इतनी स्मूथ है कि एक भी रिंकल नहीं है। प्योंगडू फिर उसे ब्रूम से पीटना स्टार्ट कर देता है। बोलता है कि आज इसने डेथ विश ले रखी है क्या। वो बंदा चिल्लाता है कि बहुत दर्द हो रहा है, ये डेफिनेटली कोई ड्रीम नहीं है। वो कहता है कि ये उसका पहला दिन था ऑफिस में, और अगर ऐसा है तो ये वही जगह है जहां उसने अपनी पूरी लाइफ बिताई थी। ग्वेंगारो फिक्सर्स ऑफिस। अपनी पास्ट लाइफ में वो हुक्तों का पार्ट था। ये वो लोग होते हैं जो मार्शल वर्ल्ड के बैक एलीज में ऑपरेट करते हैं। वो बिजनेसेस चलाते हैं, प्रोटेक्शन मनी कलेक्ट करते हैं, और रात के वॉरियर्स कहलाते हैं जो ब्लैक मनी में लोन है माइनिंग के जरिए डील करते हैं। लेकिन रियलिटी में वो सिर्फ एक बंच ऑफ थग्स ही होते हैं, और इन हुक्डोज में सबसे नीचे के लेवल पर होता है ये जगह ग्वेंगहारो फिक्सर्स ऑफिस। एक ऐसे पुशओवर्स का ग्रुप जो अपनी ऑनर के चक्कर में एक प्रॉपर डेट भी कलेक्ट नहीं कर पाते। वो सोचता है क्या इसका मतलब ये है कि वो वापस 18 साल का हो गया है। तभी एक आदमी अंदर आता है और हमें पता चलता है कि वो वैंगचिल है। वो पूछता है सब लोग क्या कर रहे हैं। प्योंगडू टेंशन में दिखाई देता है क्योंकि वो यहां आ गया है। वो बंदा भाग के जाकर उसे हग कर लेता है, उसका नाम चिल्लाते हुए। वैंगचिल पूछता है उससे क्या हो गया है। हमें फाइनली पता चलता है कि उस आदमी का नाम डिओटी टोंग डॉल है। वैंगचिल पूछता है क्या वो नया है और उसके साथ क्या गड़बड़ है।
प्योंगडू कहता है, जैसे आप देख रहे हो, लगता है इसका दिमाग खिसक गया है, इसलिए मैं इसे लेसन सिखा रहा था। वैंग चिल कहता है, लगता है इसे बहुत मारा गया है, तभी ये ऐसे बिहेव कर रहा है। दिमाग वापस आने के बजाय और दूर भाग गया है। लेकिन चलो, ये सब छोड़ो। वो पूछता है, क्या लेजर्स का काम खत्म हुआ? प्योंगडू कहता है, ये कोई इतना इजी काम नहीं है। इसे कंप्लीट करने में कम से कम 4 घंटे और लगेंगे। फिर वो टोंग डी से पूछता है, क्या वो पढ़ सकता है? वो कहता है, हाँ, वो पढ़ सकता है। ह्योंगडू चिल्लाता है, पूछता है कि वो बार बार अपना मुंह क्यों चलाता रहता है। कहता है उसे पक्का यकीन है कि वो झूठ बोल रहा है, और पूछता है, क्या वो 1000 कैरेक्टर क्लासिक में से 100 कैरेक्टर्स भी पढ़ सकता है? टोंग डॉल कहता है कि वो 1000 कैरेक्टर क्लासिक से आगे बढ़ चुका है, और उसने 4 बुक्स और 3 क्लासिक्स में भी थोड़ा डैबलिंग किया है। वैंग चिल पूछता है, क्या उसने वाकई वो सब कंप्लीट किया है? फिर कहता है कि 4 बुक्स वाली बात उसे थोड़ी याद है, और पक्का ये कोई डिफिकल्ट बुक है। टोंग डी मुस्कुराता है, कहता है कि ये तो आप ही थे जिन्होंने उसे ये सब सीखने को कहा था, ताकि जब वो एक बन जाए तो उसे निकालना न पड़े। वैंग चिल कहता है कि ये तो परफेक्ट है, और उसे बोलता है कि वो लेजर्स को ऑर्गेनाइज करके देखे। फिर प्योंगडू को कहता है कि उसे दिखाए कैसे करना है। टोंग डॉल कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो खुद कर लेगा। प्योंगडू भौंकने लगता है, कहता है कि इससे और सेंस स्पीड कर निकालना पड़ेगा, क्योंकि उनके लेजर्स स्ट्रीट वेंडर्स जैसे सिंपल नहीं होते। टोंग डॉल कहता है, अगर कुछ भी गलत हुआ तो वो जिम्मेदारी लेगा। प्योंगडू पूछता है, क्या बकवास कर रहा है? लेकिन टोंग डी उसकी बात काट देता है। कहता है कि जब तक वो गैंगस्टर की राह पर चल रहा है, अपनी जिंदगी दाव पर लगाना उसके लिए बिल्कुल नेचुरल है। वैंग चिल एक्साइटेड हो जाता है, कहता है कि ऐसे आदमी आए हुए काफी टाइम हो गया। उस दिन बाद में प्योंगडू एक बुक खोल के पढ़ रहा होता है, और बिल्कुल शौक में है देखकर कि वो कितनी नीटली लिखी गई है। टोंग डॉल कहता है कि गलतियां बहुत थी, इसलिए उसे पूरा लेजर दोबारा लिखना पड़ा। वैंग चिल हंसता है, कहता है कि एक इलिटरेट फूल जैसे उसके जैसे भी कह सकता है कि ये लेजर अब पहले से बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज्ड है, और वो झूठ नहीं बोल रहा था जब उसने बोला था कि वो अपनी जिंदगी दाव पर लगा रहा है। प्योंगडू कहता है कि वो बिल्कुल उसके जैसे है, और वैंग चिल कहता है कि एक रियल मैन हमेशा मानता है जब वो हार गया हो, और लगता है उनके ऑफिस में एक लकी चार्म आ गया है। वो कहता है उसे जितना हो सके यहां रुकना चाहिए और कहीं नहीं जाना चाहिए। टोंग डॉल कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। वैंग चिल कहता है कि ये तो बड़ा स्वीट टॉकर निकला, अगर वो उसके साथ चले तो वो उसे उनका मैनेज्ड हाउस दिखाएगा। टोंग डॉल कहता है, ऑफ कोर्स। वो कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया, लेकिन उसे एक नया मौका मिल गया है। अंडरवर्ल्ड में 42 साल बिताने के बाद उसके पास सिर्फ 15 कॉइन्स बचे थे, लेकिन इस लाइफ में सब कुछ अलग होगा। वो सब गोल्डन ट्रेजर्स पाना चाहता है जो उसकी पहुंच से दूर रह गए थे। वो कनेक्शंस बनाना चाहता है जो उसके हाथ से निकल गए थे, और वो सब अपॉर्चुनिटीज लेना चाहता है जो उससे छीन ली गई थी। और इस बार पक्का नाइट के सबसे ऊपर वाले लेवल से सबसे बड़ी पावर के साथ वो एक लंबी और ग्रैंड लाइफ जीना चाहता है। जैसे ही वो ये कहता है, उनके ऑफिस का नेम बोर्ड कोने से गिर जाता है। फिर वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है कि इस वर्ल्ड में सेक्स कैसे ऑपरेट करते हैं। ये ऑलमोस्ट हर मार्शल वर्ल्ड जैसा ही है। यहां ऑर्थोडॉक्स और डिमोनिक कल्ट्स है, और वो ही इस दुनिया के असली प्रोटैगनिस्ट्स हैं। वो लोग एक बिल्कुल अलग दुनिया में जीते हैं, और ये लोग तो उनके सामने सिर्फ सबसे नीचे के लोग हैं, बस धूल के बराबर। इनका काम सिर्फ ब्रॉथल चलाना या लोन है माइनिंग करना होता है। वो सब ब्रोकन साइन बोर्ड को घूरते हैं, और वैंग चिल कहता है कि वो इसे वापस आकर ठीक करेगा। टोंग डॉल कहता है कि सारे प्रॉफिटेबल बिजनेसेस नियर बाय ब्रांचेस ने छीन लिए थे, जिसकी वजह से उनकी हालत आधी भूखी रहने वाली थी। लेकिन अब सब कुछ अलग होगा, क्योंकि वो ऐसा होने नहीं देगा। सीन शिफ्ट होता है ग्वैंगारो शिपिंग ऑफिस के नीचे सेलेस्टियल पवेलियन में।
एक आदमी वैंग चिल को देखकर एक्साइटेड हो जाता है, कहता है कि उसे यहां ज्यादा बार आना चाहिए, वरना वो उसका चेहरा भूल जाएगा, और बोलता है कि वैंग चिल जहां भी जाता था लोग उसे रिस्पेक्ट देते थे, शायद इसलिए क्योंकि वो कभी किसी को नीचा नहीं समझता था और हमेशा बेस्ट देता था। वैंग चिल कहता है कि लगता है वो बहुत दिनों बाद आया है। आदमी कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे ही आके रिस्पेक्ट देना चाहिए था, और कहता है कि उसके पास कुछ और काम भी था, इसलिए सोचा कि नए रिक्रूट को इंट्रोडक्शंस के लिए ले आए। वो बंदा सरप्राइज होता है कि डायरेक्टर खुद रिक्रूट्स को ला रहे हैं। वैंग चिल कहता है कि उसने सुना है ये बंदा 4 बुक्स और 1000 कैरेक्टर क्लासिक भी पढ़ता था। क्या था वो? आदमी कहता है कि इस एज में ये काफी इंप्रेसिव बात है, और अपना इंट्रोडक्शन देता है। गो चंग्योंग, सेलेस्टियल पवेलियन का मैनेजर। वो कहता है कि अब हम अक्सर मिलते रहेंगे, तो साथ काम करने के लिए एक्साइटेड है। टोंग डी कहता है कि प्लेजर उसका है, और अपना इंट्रोडक्शन देता है। चंग्योंग फिर बोलता है कि उन्होंने अभी अभी एक नया बैच ऑफ वाइन मंगवाया है, और वो चाहता है कि वैंग चिलाए और टेस्ट करे। वैंग चिल कहता है कि पहले उसे इस लड़के को उसके ड्यूटी सिखानी है, पर टोंग डॉल बोलता है कि वो जाकर एंजॉय करे, क्योंकि वो यहां सब हैंडल कर लेगा। वैंग चिल पूछता है, तुम्हें क्या पता होगा? टोंग डॉल कहता है कि अगर वो गलत करे तो बाद में वो उसे करेक्ट कर सकता है। अभी के लिए जनरल मैनेजर से मिलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैंग चिल हंसता है, बोलता है, फाइन लड़ो तुम, अगर कुछ अर्जेंट हो तो मुझे तुरंत बुला लेना। चंग्योंग बोलता है, ये लड़ तो बड़ा शार्प निकला, और वैंग चिल अग्री करता है, कहता है, लगता है मेरी लक विद पीपल अब आई है, चाहे देर से ही सही। टोंग डॉल बोलता है कि इस बार वो दोनों बहुत लंबे टाइम तक साथ रहेंगे, अपनी डाइंग ब्रेथ्स तक। लेकिन तभी उसे एक अजीब सा डिसोनेंस फील होता है, जैसे आज कुछ ऐसा हुआ हो जो होना नहीं चाहिए था। फिर वो देखता है एक और वर्कर को, और कहता है कि वो बूढ़ा आदमी भी स्ट्रगल कर रहा है। नीचे वाले सब सफर करते हैं, जबकि पैसा कहीं और चला जाता है। ब्रॉथल से रिलेटेड सब ट्रेड्स में सबसे ज्यादा पैसा लेकर में है, पर ज्यादा लेकर ट्रेड हेडक्वार्टर्स को मिलता है, और उनके जैसे छोटी शिपिंग ऑफिसेस सिर्फ स्क्रैप्स डिलीवर करती है। टोंग डॉल सोचता है कि कभी न कभी ग्वैंगारो शिपिंग ऑफिस को भी कोई प्राइम बिजनेस मिलना चाहिए। फिर उसे समझ आता है ये सब लिकर के बारे में है। वो देखता है कि एक रोप स्नैप हो गई है जो एक बॉटल को पकड़े हुए थी, और वो एक लेडी के ऊपर गिरने वाली है। वो चिल्लाता है, केयरफुल, और तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है। बॉटल जमीन पर टूट जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाती है, और वो एक साय ऑफ रिलीफ लेता है, पूछता है, तुम ठीक हो? वो कहती है, तुम इंजर्ड हो, पर वो बोलता है, मैं फाइन हूं। तुम मूव कर सकती हो? वो कहती है, हां, और वो कहता है, बस अरोमा से ही तो टिप्सी हो गया मैं, ये वाइन तो कमाल की होगी। वो ब्लश करती है, और तब कुछ आदमी भागते हुए आते हैं, पूछते हैं कि वो अनहार्म्ड है या नहीं। वो वर्कर्स पर चिल्लाता है, कहता है कि उन्हें ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, और किसी को बोलता है कि फिजिशियन बुलाओ मास्टर लू के लिए। वो कहती है, इतना फस मत करो, और तब टोंग डॉल पहचान जाता है कि वो कौन है। वो कहती है, मैं शायद तुम्हें नहीं जानती, पर पहली मुलाकात में ही तुम्हारा एहसान है मुझ पर, और फॉर्मली इंट्रोड्यूस करती है, मैं लू जू यान जा यान हूं, ओनर ऑफ दी सेलेस्टियल पवेलियन। टोंग डॉल भी इंट्रोड्यूस करता है, कहता है, मैं शिपिंग ऑफिस में न्यूली असाइन हूं। वो कहती है, फिजिशियन बुलाओ और हमारे ऑनर्ड गेस्ट को एस्कॉर्ट करो। टोंग डॉल कहता है, इतना मत करो। फिर उसे एक प्रिपेयर्ड बाथ में ले जाया जाता है। जायान उसके नाम पर मुस्कुराती है, और बाद में चंग्योंग से बात करते हुए पूछती है, क्या वैंग चिल ने वाकई ये कहा था? चंग्योंग कहता है, हां, और वैसे तो वो प्रेस में स्टिंजी है, पर इस टोंग डॉल के बारे में बहुत बोला। फिर कहता है, लेकिन लगता है जायान भी किसी आदमी में इंटरेस्ट दिखाने लगी है, तो सूरज तो वेस्ट से उगता लग रहा है। जायान कहती है, ऐसा नहीं है, पर पूछती है, तुम्हें क्या लगता है उसके बारे में? चंग्योंग कहता है, पहली नजर में वो ऑर्डिनरी लगता है, पर उसके अंदर एक स्टोरी छिपी है।
सबसे बड़ा ये कि वो इस टाइप के काम का आदमी नहीं लगता। टोंग डॉल एक डीप ब्रेथ लेता है और जा यान का बात और टी के लिए शुक्रिया करता है। वो पूछती है, टी तुम्हें पसंद आया? वो कहता है, मेरे जैसे थक के लिए ऐसा टॉप ग्रेड स्नो सेंटी तो वेस्ट है। जा यान कहती है, बहुत कम लोग इस सेंट को पहचानते हैं और तुमने तुरंत पहचान लिया। जब तुम जाओगे तो मैं कुछ टी तुम्हें भेज दूंगी। टोंग डॉल कहता है, ये ऑलरेडी ज्यादा जेनरस ट्रीटमेंट है। जा यान कहती है, मैं ऑफेंड नहीं करना चाहती, पर मैंने एहसान लिया है तो रिटर्न में कोई फेवर देना चाहती हूं। वो एम्बेरस्ड हो जाती है, कहती है, मैं बार बार स्लिप कर रही हूं, ये मेरे जैसा नहीं है। टोंग डॉल कहता है, अगर तुम इसे फेवर समझती हो तो एक रिक्वेस्ट ग्रांट करो, उस ओल्ड मैन को माफ कर दो जिसने कार्ड खींच रहा था। वो पूछती है, बस इतना ही? वो कहता है, मुझे कपड़े मिले, बाथ मिला, ज्यादा हॉस्पिटैलिटी मिली और टॉप ग्रेड टी भी, ये सब काफी है। वो मुस्कुराती है, कहती है, तुम अच्छे आदमी हो, मैं उसे बिल्कुल अकाउंटेबल नहीं ठहराऊंगी, पर नेक्स्ट टाइम जब तुम पवेलियन आओ मैं खुद तुम्हें अटेंड करना चाहती हूं। वो कहता है, ये तो मेरे लिए ऑनर होगा। चंग्योंग ये सब सुनता है और कहता है, पवेलियन के खुलने के बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ कि जा यान ने खुद किसी गेस्ट को अटेंड किया हो। तो अगर वो कह रही है तो शायद उसके लाइफ में भी स्प्रिंग टाइम आ गया है। और जबकि सेलेस्टियल पवेलियन एक बड़ा ब्रॉथल है जहां हाई क्वालिटी लिकर और अच्छा प्रॉफिट मिलता है, एक बड़ी प्रॉब्लम भी है। एक और ब्रांच है बीट डोंग ब्रांच, जिसने एक वेजर प्रपोज किया है और स्टेक में सेलेस्टियल पवेलियन रखा है। वैंग चिल कहता है, ये तो शेम है, वो हरामी जोंग होंग पवेलियन को निगलने की सोच रहा है। प्योंगडू बोलता है कि चाहे वो गिल्ड मास्टर का ब्रदर इन लॉ ही क्यों न हो, लेकिन वो ऑलरेडी हद पार कर रहा है, उसके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। वांग चिल बोलता है कि उसका प्लान है उनको बिल्कुल लूट लेना। अगर वो वेजर एक्सेप्ट नहीं करते तो वो फोर्स यूज करेगा। तोंग डोल कहता है कि उसकी पास्ट लाइफ में पवेलियन बीटडोंग ब्रांच के हाथ छीन लिया गया था, सिर्फ चीफ हिबोंग की ग्रीड की वजह से। ब्लैक सोसाइटी के अंडरवर्ल्ड में एक ब्रांच और शिपिंग ऑफिस के बीच इन्फ्लुएंस का डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। इसी वजह से उसकी पास्ट लाइफ में सेलेस्टियल पवेलियन बिना प्रॉपर रेजिस्टेंस के खो दिया गया था, लेकिन इस बार वो इसे रोक सकता है। वो आगे बढ़ता है और बोलता है कि अगर उनको ठीक लगे तो उसके पास एक सजेशन है, और वो जानता है कि करंट सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। फिर हमें हिबों के बारे में ज्यादा पता चलता है। वो गिल्ड मास्टर का ब्रदर इन लॉ है और उसकी पुरानी लाइफ में ग्रीड का दूसरा नाम था। ग्वेंग हरो ट्रेडिंग कंपनी ने इस आदमी की वजह से काउंटलेस चीजें खो दी थी। वांग चिल बोलता है कि वो दोनों को एल्डर जीएम के बारे में बताएगा, कैसे उसने बीटोंग ब्रांच से 15 टेल्स ऑफ सिल्वर बोरो किए थे, और अब बोलता है कि उसके पास वापस देने के लिए पैसा नहीं है। अगर वो लोग जीएम से वो पैसा कलेक्ट कर लेते हैं तो ब्रांच उनकी एबिलिटी को एक्नॉलेज करेगी और उनका बिजनेस टेक ओवर नहीं करेगी। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता कि वो कुछ ऐसा कलेक्ट कैसे करेंगे जो ब्रांच खुद नहीं कर सकी। वो बस अपनी इनकॉम्पिटेंस इन लोगों पर थोपना चाहते हैं। तोंग डोल बोलता है कि अगर ऐसे देखा जाए तो इसका मतलब बीटडोंग ब्रांच भी इनकॉम्पिटेंट है, क्योंकि उन्होंने भी 15 टेल्स लूज किए। वांग चिल कहता है कि इस रोटेन वर्ल्ड में कुछ चीजें हम कर सकते हैं, क्योंकि यहां पावर ही लॉ है। वो देखता है कि तोंग डोल कहा जा रहा है और तोंग डोल बोलता है कि वो एल्डर जीएम से मिलने जा रहा है। वांग चिल पूछता है कि क्या वो सुन नहीं रहा था। वो बूढ़ा आदमी धमकी और टॉर्चर में भी एक कॉपर कॉइन तक नहीं दिया था। तोंग डोल बोलता है कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पिग बास्टर्ड कॉम्पिटेंट नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि वो भी नहीं होगा। वो कहता है कि वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और खुद जाकर कलेक्शन करेगा, और इस मौके का यूज करके वो गेम को थोड़ा एक्सपैंड भी करेंगे। जैसे ही वो चला जाता है, प्योंगडू चिल्लाता है और पूछता है क्या वो पागल हो गया है, क्या वो वाकई उस रुकी पर ट्रस्ट कर रहा है। वांग चिल बोलता है कि वो ऐसा इंसान है जो अपनी जान रिस्क पर रखने को रेडी है। अगर और कुछ नहीं भी तो कम से कम वो एक आदमी की वर्थ जज कर सकता है।
और अगर रुकी अपनी लाइफ रिस्क कर रहा है तो उससे भी कुछ दाव पर लगाना चाहिए। फिर सब लोग पहुंच जाते हैं और एक आदमी बोलता है कि वो फाइनली यहां आ गया। वो तो उसकी डेट कलेक्शन स्किल्स देखने का वेट कर रहा था। ये हिबोंग है बीटडोंग ब्रांच का, और वो अपने एक प्रॉमिसिंग ब्रांच रुकी को भी साथ लाया है जिसका नाम है जंग बीटोंग। तोंग डोल पूछता है कि वो कैसे है, लेकिन वो ऑकवर्ड तरीके से बात करता है। तोंग डोल बताता है कि एक्टिव जोन में असाइन होने से पहले वो और बीटडोंग एक साथ रिक्रूट्स के रूप में ट्रेन करते थे। हिबोंग वांगचिल से पूछता है कि ये लड़का कौन है जो उसके साथ है। वांगचिल बोलता है कि ये भी एक नया रिक्रूट है जिसमें ग्रेट प्रॉमिस है। हिबोंग पूछता है क्या ये वही लड़का है जिसका लेजर वर्क इतना जबरदस्त था कि जब वांगचिल रिटायर करेगा तो उसे उसके अंडर लेना पड़ेगा, और अगर वांगचिल के पास सिर्फ एक हाथ भी बचा हो तो उसे रिटायर करना पड़ेगा। तोंग डोल बोलता है कि उसने बेट के स्टेक्स उसी तरह रेज किए जैसे बोला गया था। अगर वो एल्डर जीएम से 15 टेल्स कलेक्ट कर लेते हैं तो सब परफेक्ट होगा, लेकिन अगर वो फेल हुए तो वांगचिल की रिस्ट काट दी जाएगी। हिबोंग एक शार्प एक्स दिखाता है और क्लियरली बोलता है कि वो मजाक नहीं कर रहा। अब जाकर देखो कौन सिल्वर कलेक्ट कर पाता है। तोंग डोल कहता है कि वो हिबोंग की कंपोजर महसूस कर सकता है। वो पक्का श्योर है कि ये लोग कभी कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन तोंग डोल जानता है क्या करना है, क्योंकि जीएम इंसिडेंट की शुरुआत से लेकर एंड तक उसे सब याद है। दरवाजे बर्स्ट होते हैं और हिबोंग पूछता है कि बूढ़ा आदमी कैसा है आजकल। जीएम बोलता है कि उसके पास पैसा नहीं है जो कलेक्ट किया जा सके। हिबोंग कहता है कि उसे पता है ये नए प्लेयर्स आज उसका सामना करेंगे और पक्का उससे पैसा निकाल लेंगे, इसलिए वो इनका अच्छे से ख्याल रखे। ऑब्वियसली उसके पास पैसा नहीं होगा, लेकिन अगर होगा तो उसका चेहरा डिसग्रेस होगा और वो डिसअपॉइंटेड होगा। तोंग डोल सोचता है कि हिबोंग खुले आम उन पर प्रेशर डाल रहा है, और अगर वो ये बेट जीत भी गए तो ब्रांच फिर भी उनका पूरा ऑफिस निगल लेगी। तो ये सब समझ में आता है। अब उसके लिए बेट डालने का टाइम आ गया है। तोंग डोल जीएम से पूछता है कि उसका बेटा आजकल कहाँ है। जीएम बोलता है कि वो लगभग 1 महीना पहले गायब हो गया था, उसे पता नहीं। तोंग डोल बोलता है कि उसने सुना है उसने पूरी फैमिली फॉर्चून जुआ खेल के उड़ा दी, यहां तक कि बोरोड पैसा भी गैम्बलिंग डेंस में गया। तोंग डोल बोलता है टू बैड, काश उसने ये सब उनकी टेरिटरी में लूज किया होता। जीएम पूछता है क्या वो यहां मजाक उड़ाने आया है। बोलता है कि बाकी सब की तरह उसे मार दो ताकि ये बेकार जिंदगी खत्म हो जाए। तोंग डोल कहता है कि वो कोई बास्टर्ड सन नहीं है जो किसी एल्डर को मार सके, और बीटडोंग को बोलता है एक्स दे। बीटडोंग पूछता है वो क्या करने वाला है, तो तोंग डोल कहता है कि उसने ऑलरेडी बोला था कि उसके पास थोड़ा क्लेयरवॉयंस का टैलेंट है, और उसकी बहन जो 2 साल पहले गई थी वो जल्दी वापस आएगी, तो उसे टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बीटडोंग फिजिकली शॉक हो जाता है, पूछता है उसे कैसे पता कि उसकी सिस्टर भाग गई थी। तोंग डोल कहता है मैंने बोला था ना, मेरे पास क्लेयरवॉयंस है। हिबोंग चिल्लाता है मेरे फुट क्लेयरवॉयंस। किसी से सुना होगा, चुपचाप पैसा कलेक्ट करने पर ध्यान दे। ये क्या कर रहा है? तोंग डोल पूछता है तुम्हें क्या लगता है मैंने अचानक इस बारे में बात करना क्यों शुरू की? और वो जोर से फ्लोर पर पैर मार देता है। कहता है यही है जगह, तूने खुद के ग्रीड के लिए गॉड ऑफ फॉर्चून का यूज किया, अब तुझे हेवन से पनिशमेंट मिलेगी। और एक्स को नीचे मारते हुए फ्लोर तोड़ देता है। जीएम चिल्लाता है रोक दो, ये क्या कर रहा है? हिबोंग कहता है जब हमने उसके हाथ पैर तोड़ दिए तब तो वो हिला तक नहीं, अब क्यों रिएक्ट कर रहा है? वांगचिल उसे पकड़ के फुल नेल्सन में डाल देता है और बोलता है पीछे रहो। जीएम चिल्लाता रहता है कि वहां कुछ भी नहीं है। तोंग डोल कहता है तुम्हें पता नहीं होगा, पर बताओ जो बंदा 1 महीना पहले भाग गया था वो अब बाहर कैसे आ गया? सब शॉक हो जाते हैं जब जीएम का बेटा सनांगजुन सीक्रेट रूम से निकलता है। जीएम कहता है सब ठीक है बेटा, फिक्र मत करो, स्टेट का लॉ मजबूत है, ये लोग कुछ नहीं कर सकते।
तोंग डोल कहता है, लगता है आपने बुढ़ापे में सिर्फ टाइम वेस्ट किया है। क्या आपने सुना नहीं? लॉ के ऊपर फिस्ट्स रूल करती है। अगर आपने अब तक 15 टेल्स दे दिए होते तो ये सब ना होता। जीएम कहता है उसके पास पैसा नहीं है और पूछता है क्या वो लॉ से नहीं डरता। तभी माहौल एकदम डार्क और टेंस हो जाता है, क्योंकि सनांग जुन जमीन पर चिल्लाता है, अपनी कटी हुई फिंगर देखते हुए। तोंग डोल उससे कहता है हाथ ठीक से खोलो, वरना पूरा हाथ उड़ जाएगा। कहता है पिंकी के बिना तो बस नाक खुजलाना मुश्किल होगा, लेकिन थंब के बिना तो अपने आप को पेशा भी मुश्किल होगा। टेंशन मत लो, हाथ पैर के बाद वो भी काट देंगे, फिर पेशाब की भी चिंता नहीं रहेगी। जीएम चिल्लाता है, रुको, मैं पैसा दे दूंगा। पास्ट में इस इंसिडेंट में जीएम ने कभी पैसा वापस नहीं किया था, ना अपना वर्ड रखा। उसने बीटोंग ब्रांच को ट्रिक किया और रात में भाग गया। ये एक डिसग्रेसफुल इंसिडेंट था, जिसमें एक मनी लेंडर तक अपने डेप्टर को नहीं पकड़ पाया। तोंग डोल 15 टेल्स दिखाता है जो उन्होंने रिकवर किए और बोलता है, अब हमें इनकी चिंता नहीं है। वांगचुल कहता है, ऑफ कोर्स, अब तो पेपर्स भी है जो प्रूव करते हैं कि ये हमारा है। हिबोंग बोलता है ये इनवैलिड है और क्लेयरवॉयंस यूज करना फॉरबिडन है। एक्स उसके चेहरे के बिल्कुल पास से गुजर जाता है और हिबोंग शॉक में चिल्लाता है, ये क्या कर रहा है? तोंग डोल कैजुअली बोलता है, अरे सॉरी, तेरे कंधे पे भूत बैठा है। अगर तू सीधा खड़ा रहे तो मैं हटा दूंगा। मुझ पे भरोसा कर। हिबोंग चिल्लाता है, मेरे पास मत आना। वांगचिल उसे देखते हुए कहता है, लगता है हमारी ट्रेडिंग कंपनी की किस्मत खुद ही बदल गई है, सब तोंग डोल की वजह से। थोड़ी देर बाद वांगचिल तोंग डोल से पूछता है, क्या उसके पास वाकई स्पिरिचुअल पावर है? तोंग डोल पूछता है, क्या बात कर रहा है? वांगचिल कहता है, तुझे कैसे पता चला बूढ़े का बेटा सीक्रेट अंडरग्राउंड रूम में छुपा था? तोंग डोल बोलता है, जब मैंने फ्लोर पर कदम रखा तब मुझे अंदर स्पेस का एहसास हुआ। वांगचिल पूछता है, क्या वो सच में सेंस कर गया था? तोंग डोल कहता है, हाँ। वो कहता है कि उसी मोमेंट उसे लगा कि वो बेटा जो अपनी फिलियल पार्टी के लिए फेमस था, वो ऐसे भाग नहीं सकता। पक्का दोनों मिलके एस्केप प्लान बना रहे थे। 15 टेल्स ऑफ सिल्वर किसी नई लाइफ के लिए काफी होते हैं। वांगचिल पूछता है, क्या मतलब उसके पास पावर्स नहीं है? तोंग डोल बोलता है, कौन जाने। दोनों कप्स बम्प करते हैं। वांगचिल बोलता है, ये लड़का हमेशा वेग बातें करता है। जब हेडक्वार्टर्स पहुंचेंगे तो इसके लिए अच्छा होगा अगर ये कहे कि हां, उसके पास स्पिरिचुअल पावर है। तोंग डोल पूछता है, क्या वो हेडक्वार्टर्स जाने वाले हैं? वांगचिल कहता है, जैसे तू जानता है, मैं ऑलरेडी पुराना हो गया हूं। मेरा प्राइम तब खत्म हो गया था जब फॉर्मर लीडर मरा। 20 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी बस तेरे जैसे बंदे को ही हेडक्वार्टर्स में भेज सकता हूं। और अगर हम वापस गए तो हिबोंग भी ज्यादा अपोज नहीं करेगा, स्पेशली अगर हम उसे चोंग सांगरू वापस कर दें। तोंग डोल पूछता है, क्या वो वाकई ऐसा करेगा? वांगचिल कहता है, अगर सोचा जाए तो हिबोंग जल्दी ही चोंग सांगरू में स्टॉर्म करेगा और सिर्फ 5 लोग गुआंगारो ब्रांच में उसे रोक नहीं सकते। तोंग डोल बोलता है, तेरे गट्स तो इतने छोटे हैं कि बार स्नैक्स के लायक भी नहीं। वांगचिल पूछता है, क्या मतलब? तोंग डोल कहता है, तू पेटी मैटर्स हैंडल कर। चोंग सांगरू की सिक्योरिटी का कुछ मैं सोच लूंगा। मेरा छोटा सा प्लान है, लंबी जिंदगी जीने का, छोटी नहीं, और इंश्योर करने का कि तू जितना खाना चाहे खा सके। वांगचिल बोलता है, ओवर ईटिंग से तो पेट खराब हो जाएगा। तोंग डोल कहता है, मैं तो वैसे भी हमेशा भूखा रहता हूं। वांगचिल पूछता है, मैं तेरे जैसे बंदे के साथ कैसे आ गया? मैंने सोचा था रिटायरमेंट तक आराम से निकल जाएगा। तोंग डोल बोलता है, अगर आराम करना ही है तो हाई पोजीशन से कर, ब्रांच लीडर बन। वांगचिल पूछता है, क्या वो हिबोंग की सीट की बात कर रहा है? बोलता है, भूल जाओ। यहां कनेक्शंस स्किल से ज्यादा मैटर करते हैं, और वो आदमी लीडर का ब्रदर इन लॉ है। तोंग डोल याद दिलाता है, अगर उनकी शादी टूट गई तो ये टाई भी बस ऐसे ही टूट जाएगा। वांगचिल कहता है, सही है, लेकिन ये इतनी आसानी से कैसे हो सकता है?
तोंग डोल हंसता है और कहता है, हो जाएगा। उसके चेहरे पर अशुभ संकेत क्लियरली दिख रहे होते हैं। तोंग डोल बोलता है, और ये एक प्लेबॉय है, तो अगर वो अपनी वाइफ को चीट करता पकड़ा गया तो गुस्से वाले लीडर की बहन बस चुप बैठेगी नहीं। सब कैलकुलेट किया हुआ है। अब बस वांगचिल को मेरी लीड फॉलो करनी है। वांगचिल कहता है, उसके जैसे स्मार्ट बंदा है, ये तो इंपीरियल पैलेस में पढ़ाई करके जाना चाहिए था। तोंग डोल पूछता है, और क्यों? पैलेस में चढ़ जाएगा, बस एम्परर के सामने छोटा लग जाएगा। यहां वो इस दुनिया के नाइट पे रूल करेगा और एम्परर बन जाएगा। सीन जंप करता है हिबोंग पे, जो चिल्लाता है कि उन्हें तुरंत सारी गर्ल्स निकालनी है चोंग सांगरो से, कॉर्टिजन्स, एंटरटेनर्स और अल्कोहल भी। एक आदमी कहता है, अगर हम कॉर्टिजन्स को तुरंत निकालते हैं तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए हैवी पेनल्टीज लगेंगे। हिबोंग कहता है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, जैसे मैं बोलूं वैसे करो। बाकडोंग के डेप्यूटी ब्रांच लीडर गिन्हो कहता है, समझ गया, मैं भी इस पिग से थक गया हूं। अगर वो लीडर का ब्रदर इन लॉ नहीं होता तो ब्रांच लीडर सीट मेरा होता। वो कहता है, इन्हें विद्रॉ करने में कम से कम 20 दिन लगेंगे, पर क्या हमें ये करना पड़ेगा क्योंकि ग्वांगारो ब्रांच अभी भी सैम ग्रुप का पार्ट है? हिबोंग चिल्लाता है, सैम ग्रुप का पार्ट? हम कोई एंटी सोशल क्लब नहीं है, हम ब्लैक सोसाइटी है, और जरूरत पड़ी तो अपने पेरेंट्स भी पीठ पे मार देंगे। और गिन्हो को फेस पे हिट करता है, समझा क्यों नहीं? गिन्हो पूछता है, क्या वो वाकई ऐसे जीता रहेगा? सीन में बाकडोंग तोंग डोल से पूछता है, क्या उसके पास वाकई स्पिरिचुअल पावर है? उसकी सिस्टर कल आई और 2 साल पहले गई, जैसे तोंग डोल ने बोला था। तोंग डोल पूछता है, तुम्हें कैसे लगा मैं झूठ बोल रहा था? बीटोंग कहता है, अब विश्वास है, पर क्यों बुलाया? तोंग डोल बोलता है, मुझे एक फेवर चाहिए और तुम्हें अपने ब्रांच में ले जाना है। बीटोंग कहता है, अगर मैं गया तो हिबोंग से ट्रबल होगा, अगर पकड़ा गया तो खत्म हो जाऊंगा। तोंग डोल कहता है, मुझे तेरे ऊपर आयरन डेथ ओमन नजर आया है। बीटोंग डर जाता है, ये क्या है? तोंग डोल कहता है, इसका मतलब है तू जल्दी ही स्टैब हो सकता है। बीटोंग डर के कहता है, सच में होने वाला है क्या? तोंग डोल पूछता है, अब भी स्पिरिचुअल पावर पे डाउट है? बीटोंग कहता है, नहीं, अब विश्वास है, इसलिए पूछ रहा हूं, क्या तू मुझे बचा सकता है? तोंग डोल कहता है, फेट चेंज करने का प्राइस बड़ा होता है। बीटोंग बेट ले लेता है और ब्रांच की लेजर रूम का दे देता है। तोंग डोल कहता है, फाइन, फ्रेंड की लाइफ के लिए सैक्रिफाइस करूंगा। जल्दी ही हिबोंग बूज और विमेन को कट करेगा और बाद में चोंग सांगरू को फोर्स से ले जाएगा। अगर तोंग डोल को बीटोंग से ब्रांच के मिल गया तो बूज और विमेन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। रियल इशू है आर्म्ड टेक ओवर। अगर उनके लोग एक दिन में कोलैप्स हो गए तो खत्म। उसके लिए किसी को ढूंढना पड़ेगा जो हैंडल करे। सीन जंप करता है जांग यूसुम पे, जो कहता है, 6 टेल्स ऑफ सिल्वर अप फ्रंट, 2 टेल्स मंथली, और दोनों के लिए हाउस भी मिलेगा। वो कहता है, मैं कांटेक्ट में रहूंगा, गुड न्यूज का इंतजार करो। एक औरत पूछती है, क्या वो ऑफर एक्सेप्ट करेगा? और वो कहता है, अभी क्यों खड़ा हो, जाओ, लेते हो जाओ। वो औरत कहती है, तू बस मिलिट्री में जा सकता था, पर अपने बिलीव्स अबैंडन मत कर। ये उसकी वाइफ है, सीन हाईमैन। वो कहती है, मिलिट्री की पे से मेरी इलनेस क्योर नहीं होगी, और बिना उसके वो कभी एस्केप नहीं कर पाएगा। वाइफ की इलनेस क्योर करने के लिए वो मिलिट्री छोड़कर जॉनहू में भटकता है, लेकिन जांगू में वो सिर्फ अनएम्प्लॉयड स्वॉर्ड्समैन था। ना कोई राइट या सेक्ट, ना फेमस एस्कॉर्ट एजेंसीज एक्सेप्ट करते। एक ही रास्ता था, एंड तक चलना। तोंग डोल घर में पूछता है, क्या कोई है? और इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को। बोलता है, मैं ग्रैंड मास्टर यम से मिलने आया हूं। यम पूछता है, क्या बिजनेस है? तोंग डोल कहता है, सिटी से आया हूं। शायद आपने हमारी सोसाइटी के बारे में नहीं सुना, पर मैं ब्लैक सोसाइटी से हूं। मैं चाहता हूं कि आप ज्वाइन करें। मैं अपफ्रंट 5 टेल्स सिल्वर दूंगा और मंथली 1 टेल। यम कहता है, ये पहले वाले से भी वॉर्स है, पर तू सोसाइटी का हिस्सा नहीं लगता, और हाँ, अलग है,
जैसे स्वॉर्ड शीथ में है। तोंग डोल कहता है, पहले दूसरी सोसाइटी आई और शायद टर्म्स बेटर थे, पर ऐसे बंदे को बस ठग नहीं बनाया जा सकता। अगर ज्वाइन करे तो एक चीज गारंटी है, जो काम नहीं करना चाहे वो नहीं करेगा। यम सरप्राइज्ड है, कहता है, इतना बोल्ड है, पहली मुलाकात में ओवर एस्टिमेट कर रहा है। अगर कुछ न करे तो? तोंग डोल कहता है, टाइगर अपने घर की गार्डिंग सिर्फ एग्जिस्ट करके करता है। ये की है कि ब्रांच को टाइगर का डेन बना सके। अभी के लिए वो सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेटेड बंदा है जो तोंग डी जानता है, पर वो चाहे कुछ भी हो, इसे अपना बनाएगा। वापस गुआंगारो ऑफिस में वांग चुल कहता है, आज से तोंग डी स्क्वाड लीडर है और सबको उससे रिस्पेक्टफुली सर्व करना होगा। प्योंगडू कहता है, पर मैंने सोसाइटी ज्वाइन किया उससे 2 महीने पहले। वांग चुल कहता है, 2 महीने बस छोटी बात है, फंस करने की जरूरत नहीं। तोंग डी एंटर करता है और पूछता है, क्या हो रहा है? प्योंगडू उसके शोल्डर से बम्प करता है और कहता है, लकी हिम। तोंग डोल सोचता है, ये क्यों ऐसे एक्ट कर रहा है? एक आदमी आता है और कहता है, प्यास लगी है, पानी पी लो। दूसरा आदमी कहता है, अभी से ये स्क्वाड लीडर है और ये ऑफिस का एक बंदा है, एसईओ वोंगसू। तोंग डोल कहता है, मैं सिर्फ 10 दिन का मेंबर हूं, कैसे इतना बड़ा टाइटल मिल गया? वांग चिल को दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। इस आदमी का नाम भी हिबोंग है, तो कंफ्यूज मत हो जाओ, पर तोंग डोल कहता है कि इसमें कोई शिकायत नहीं। वांग चिल कहता है, प्योंगडू भी इवेंचुअली एक्सेप्ट कर लेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वांग चिल फिर पूछता है, जो बंदा तोंग डी रिक्रूट कर रहा था, उसके कौन सेफ है? तोंग डी कहता है, वो यहां है और हम सुनते हैं कुछ लोग पूछ रहे हैं क्या वो अंदर है। तोंग डोल मुस्कुराता है, परफेक्ट टाइमिंग पे आया। बाहर वो और वांग चिल यूसुम को देख रहे हैं। वांग चिल कहता है, ये किसी भी मार्शल आर्टिस्ट से ज्यादा शार्प है, ये कैसे मिला तोंग डी को? यम कहता है, लेट इसलिए था क्योंकि काफी सोचना था और मैं पैसे वापस करूंगा। तोंग डी पूछता है, दूसरी सोसाइटी में जा रहा है? यम कहता है, प्रपोजल देना है। अगर तोंग डोल मेरे साथ स्पार करे और 10 सेकंड्स सर्वाइव करे तो एक्सेप्ट करूंगा। और सैम प्रपोजल दूसरी सोसाइटी को भी भेजा। वांग चिल पूछता है, ये प्रपोजल क्यों दिया? यम कहता है, इंट्यूशन टेस्ट करना है और स्क्वाड लीडर को चांस देना कि वो अपनी स्वॉर्ड शीथ में रखे। तोंग डी कहता है, कैसे पता उसे स्क्वाड लीडर है? यम कहता है, कल नून में फिर मिलेंगे, और चला जाता है। वांग चिल तोंग डी से कहता है, कैसे मिला ऐसे बंदा? तोंग डी कहता है, अपना वाइड नेटवर्क है। वांग चिल कहता है, शेम है, अगर ये हमारी फैमिली ज्वाइन करता तो सिक्योर होते। तोंग डी पूछता है, क्यों सोचते हो नहीं कर सकता? वांग चिल कहता है, 10 सेकंड्स सर्वाइव नहीं करेगा अगेंस्ट यम, ये उनके सोसाइटी के टॉप मास्टर से भी स्ट्रॉन्गर लगता है। तोंग डी कहता है, 10 लोग भी उसके अगेंस्ट काफी नहीं। वांग चिल कहता है, स्ट्रॉन्ग और नास्टी है, अगर नहीं आना था तो बस नो बोल देता। तोंग डी कहता है, अगर नहीं आना था प्रपोजल ही नहीं देता, लगता है एक्सक्यूज ढूंढ रहा था यहां आने का। यम पूछता है, सच में 10 सेकंड्स सर्वाइव कर सकता है? तोंग डी फुल कॉन्फिडेंस से ऊपर देखता है पर कहता है, नहीं। अगला दिन यम सबको थैंक्स बोलता है और हम देखते हैं सोसाइटी के लोग। एक आदमी है गोंग सॉन्ग और एक और है तहो। यम कहता है, 10 सेकंड्स का ओवरस्टे ना हो, इसके लिए मैं यहां हूं। तहो कहता है, स्वॉर्ड फॉरेस्ट में टॉयस नहीं यूज करते, हम रील फाइट करते हैं। यम कहता है, जो चाहे वेपन यूज कर सकता हूं। तहो वॉर्न करता है, अगर आर्म लूज किया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी, और अगर लास्ट 10 सेकंड्स जीता, ये देखना चाहता हूं क्या होगा उस यंग किड का। तोंग डोल कहता है, स्टॉप यापिंग, बस फाइट कर और जीतने का चांस नहीं है। तहो पूछता है, इतना एरोगेंट क्यों? तोंग डी कहता है, बस लाउड माउथ है और जो लाया वो शर्मिंदा होना चाहिए। सूनंग गुस्सा हो जाता है और कहता है, तोंग डी कॉन्फिडेंट है, क्या बेट लगाए कि तहो 10 सेकंड्स सर्वाइव करेगा या नहीं? तोंग डी कहता है, अगर करता है 5 सिल्वर कॉइन्स दूंगा। सनसंग पूछता है, क्या तू भी उतनी ही चाह रहा है?
तोंग डी कहता है, अगर डर के सिर्फ मरे तो संग ऑफ कोर्स बेट में आएगा। और वर्ड्स मत बदलना। यम और तहो एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। तहो सोचता है यम स्कैर्ड है ब्लेड से। कहता है, बस पैम्पर्ड ब्रैट है, रियल कॉम्बैट नहीं जानता, एक स्ट्राइक में खत्म। चार्ज करता है, पर यम मूव नहीं करता। अटैक सीधे उसके टुवर्ड्स जाता है। तहो सोचता है, ये तो सिंपल था, पर फिर देखता है यम ऑलरेडी पीछे है। यम कहता है, यहां रील ब्लेड्स है। एक प्रिक 100% डेथ, और बैक में पो करता है। जीत गया। तहो गुस्सा हो जाता है, मारूंगा नहीं। तोंग डी कहता है, अगर स्पार है तो नहीं चाहता कंटिन्यू, पर अगर रील फाइट चाहिए तो कंटिन्यू करेंगे। तहो रियलाइज करता है कि हार गया और घुटनों पे गिरता है। डिफीट एक्सेप्ट करता हूं। तोंग डी कहता है, एक्सपेक्ट से ज्यादा ग्रेस भी नहीं कर सका। यम को हम लूज नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तोंग डी कहता है, मेरा टर्न है, और सनसंग पूछता है, अगर तोंग डी भी 10 सेकंड्स सर्वाइव नहीं करे क्या होगा? यम कहता है, अगर हुआ तो साउंड्स सोसाइटी में जाऊंगा। तोंग डी कहता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि टर्म्स बेटर दिए। तोंग डी कहता है, एक रिक्वेस्ट है, रील स्वॉर्ड यूज करे वुडन के बजाय। तहो सरप्राइज्ड है और तोंग डी छोटी ब्लेड ड्रॉ करता है। टेस्ट करना है। यम कहता है, मैं ग्लैडली अपोनेंट हूं, और ब्लेड ऊंचात करके यमोरा रिलीज करता है। सनसंग कहता है, किलिंग इंटेंट अलग लेवल पे है, पहले तहो के साथ स्पार में यूज नहीं किया, और सोचता है क्या ये तोंग डी को मारने की कोशिश कर रहा है। यम चार्ज करता है। अटैक तोंग डी के थ्रोट पे स्विंग करता है। दोनों सो और तहो स्पीचलेस है। यम मुस्कुराता है। फॉर्चुनेटली इंट्यूशन सही था, जैसे तोंग डी ने लिटिल नाइफ से अटैक ब्लॉक किया। तोंग डी और यम ट्रेडिंग कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।